हेलो एवरीवन, आप सभी का AB 97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आज जो हिस्ट्री जो NCERT 10th क्लास है वो हम उसका पहला जो अध्याय है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 क्लास हम कर चुके हैं। आज हमारी जो 4th क्लास है इसमें हम जर्मनी और इटली का निर्माण है वो कैसे हुआ इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करना। और आज की सेशन को हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। जर्मनी और इटली का निर्माण। तो जर्मनी और इटली का निर्माण है कैसे हुआ और जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। तो 1848 के बाद क्या है जी, 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। कि 1848 के जो बाद है यूरोप में जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। कि 1848 कब की बात है जी, 1848 के बाद यूरोप में किसका जनतंत्र, राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद है का जो जनतंत्र है और क्रांति से अलगाव होने लगा, अलग अलग होने लगे। और राज्य की सत्ता है जो यूरोप में जो राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। जो रूढ़िवादी थे उन्होंने किसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया था, राष्ट्रवादी भावनाओं को इस्तेमाल किया था। और इसे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने थे। कि इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जैसे जर्मनी और इटली है ना, जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ है, एक और एकजुट होकर क्या बने, एक राष्ट्र राज्य बने हैं। जैसा आपने देखा है कि राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों से काफ़ी व्याप्त थी। कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं है ना, मध्यम जो वर्गीय है जर्मन लोग थे उनमें काफ़ी व्याप्त थी। और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर क्या एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कि जो जो कह रहे कि जो राष्ट्र राज्य बने थे, कौन बने थे, जर्मनी और इटलीकरण राष्ट्र राज्य एकजुट होकर बने थे। और राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो कौन से वर्ग में, मध्य वर्ग में जर्मन लोगों में काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि 1848 की बात है, कब की बात है जी, 1848 में जर्मन महासंघ, कौन सी संघ थी, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित क्या बनाई गई थी, संसद द्वारा एक शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास, एक निर्वाचित संसद के द्वारा क्या बनाया गया था, एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। मगर क्या हुआ कि राष्ट्र निर्माण की है उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। कि 1848 में कौन सी महासंघ थी, जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर क्या बनाया गया था, एक निर्वाचित संसद द्वारा, निर्वाचित है निर्वाचन करके से एक संसद के द्वारा एक राष्ट्र राज्य बनाने की बात कर रहे थे। परंतु क्या हुआ कि जो उदारवादी पहल थे, उदारवादी लोग थे और जो राजशाही और फौज की ताकत ने, जो उदारवादी थे राजशाही और फौज की ताकत के कारण क्या हुआ, इनको है दबा दिया गया। और उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। जो पर्सा के जो बड़े भूस्वामी थे ना, उन्होंने भी समर्थन किया और इस कारण इनको दबा दिया गया। जो एक निर्वाचित संसद थी ना, निर्वाचित संसद के द्वारा एक पहल की गई, उनको दबा दिया गया था। और इसके बाद क्या, पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। कि पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व है संभाल लिया। कि इसके बाद क्योंकि इनको दबाया गया था, क्योंकि एक राष्ट्र राज्य बनाने चाह रहे थे एक निर्वाचित संसद के द्वारा, फिर उदारवादी आते हैं, उदारवादी पहल ने, जो उदारवादी के लोग थे, उदारवादी पहल थे राजशाही और फौज की ताकत ने क्या, इनको दबा दिया गया। फिर उनके बाद एक पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। और उसका प्रमुख मंत्री कौन था, प्रमुख मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क। जो उसका जो प्रमुख मंत्री कौन था, ओटो वन बिस्मार्क ने इस प्रक्रिया का जनक था। कि एक राष्ट्रीय एकीकरण, जो पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभालता है। और जो इसका जो प्रमुख मंत्री था,
जो राष्ट्रीय एकीकरण का वो कौन था? ओटो वन बिस्मार्क। कौन था? ओटो वोन बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? ये एक इसका मंत्री था। ठीक थी। और इस प्रक्रिया का जो जनक माना जाता है वो ओटो वन बिस्मार्क माना जाता है, जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। पर्सा की सेना से और नौकरशाही की मदद ली थी वो कौन था? ओटो वन बिस्मार्क, जो इस प्रक्रिया का जो जनक माना जा रहा है। और 7 वर्ष के दौरान, कितने वर्ष के दौरान? 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा को जीत हुई थी। पर्सा को जो जीत हुई है, पर्सा को जो जीत हुई है वो किन किन जगहों से हुई है? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में, 3 युद्धों में पर्सा की जो जीत हुई है। और इसमें जो 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 ओटो वन बिस्मार्क ने जो मदद मांगी थी वो किससे मांगी थी? पर्सा की सेना से मदद मांगी थी। पर्सा की सेना से मदद मांगी थी। और किसने मानी थी? ओटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है। और इन्होंने 3 युद्धों में पर्सा को जीत हुई थी। कौन से 3 युद्ध थे? ऑस्ट्रिया का युद्ध था, डेनमार्क का युद्ध था और फ्रांस का युद्ध था। और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और इस प्रकार है राष्ट्रीय एकीकरण की जो प्रक्रिया वो पूरी होती है जनवरी 1871 में। जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह है। उस पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कि एक जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में कब होता है? 1871 में। 1871 में क्या होता है? वर्साई में होता है। और एक उसमें जो पर्सा का एक राजा है विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट है वो घोषित किया जाता है। कि 1871 में वर्साई में हुए एक सम्मेलन या समारोह में एक पर्सा के राजा किसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है? तो क्या आएगा हमारा आंसर? राजा विलियम प्रथम को। राजा विलियम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है कब? 1871 में एक सम्मेलन होता है उसमें। और कौन है? पर्सा का एक राजा होता है। ठीक जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि 1848 में क्या हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। सत्ता को बढ़ाने और यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी को भावना का इस्तेमाल किया था। जो कौन सी किसका राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया था? फिर हमने देखा कि दूसरा हमारा पॉइंट है जिसमें जर्मनी और इटली है एकजुट। कौन से लोग हैं जो एकजुट हुए थे? जर्मनी और इटली देश है ये एकजुट हुए थे। और क्या बनाना चाहते थे? राष्ट्र राज्य बनाना चाहते। परंतु इसमें जो राष्ट्रीय भावना किस में थी? मध्य वर्गीय में बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद क्या हुआ था? 1848 में क्या थी? 1848 में क्या होता है? जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर क्या बनाई गई थी? एक निर्वाचित संसद द्वारा क्या बनाया था? राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। 1848 में कौन सी महासंघ? जर्मन महासंघ के द्वारा क्या बनाया जा रहा था? एक राष्ट्र राज्य बनाया जा रहा था। परंतु इसको दबा दिया गया। किसके द्वारा दबा दिया? उदारवादियों के द्वारा। उदारवादी और जो राजशाही और ताकतवर सेना थे उन्होंने क्या किया कि इनको दबा दिया। इसके बाद कौन आता है? एक पर्सा के एक बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। पर्सा के फिर एक मंत्री आता है, कौन है? ओटो वन बिस्मार्क। इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है जिसे पर्सा की सेना और नौकरशाही से मदद लेता है। फिर इसने क्या किया? राष्ट्रीय एकीकरण करता है। और ये कौन से तीन जगह से युद्ध है वो जीतता है। कौन कौन से युद्ध है जी? ऑस्ट्रेलिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। इस प्रकार तीनों युद्धों में किसकी जीत होती है? पर्सा की जीत होती है। और इस तरह एकीकरण प्रक्रिया पूरी होती है। कौन है? ओटो विन बिस्मार्क मंत्री था। और एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम कंपटीशन के लिए कि जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम को सम्राट घोषित किया गया था। वो कहाँ का था? जर्मनी किस जगह का किया गया था? जर्मनी का। और कौन था? राजा विलियम प्रथम था। तो 18 जनवरी 1871 कब की बात है जी? 18 जनवरी 1871 की। सुबह बहुत ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री कौन है? ओटो ऑन बिस्मार्क समेत पर्सा के कौन है? महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल, कौन सा शीश महल है? हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी। कि जनवरी 1871 में हुआ था एक हमारा क्या सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में जो जर्मनी के जो सम्राट घोषित किए जाते हैं वो कौन है? पर्सा का कौन मंत्री राजा होता है? राजा विलियम प्रथम होता है। राजा विलियम प्रथम। फिर होता है 18 जनवरी 1871 में एक जर्मन राजाओं के द्वारा राजकुमारों ने, जर्मन के जो राजकुमार थे उन्होंने सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री कौन है? ओटो ऑन बिस्मार्क समेत क्या है? महत्वपूर्ण मंत्री की एक बैठक होती है। उस बैठक में, और वो बैठक होती है जो महल होता है, शीश महल होता है, उसका नाम क्या है? हॉल ऑफ मिरर्स। और इस सभा ने पर्सा
में जो काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई थी कि एक 18 जनवरी 1871 में एक बैठक होती है, एक जो पर्सा का जो मंत्री होता है कौन, ओटो ऑन बिस्मार्क समेत होती है बैठक, और जो शीश महल होता है उसका नाम क्या होता है, तो हॉल ऑफ मिरस, हॉल ऑफ मिरस। और इसमें क्या बात होती है, इसमें क्या मीटिंग होती है, तो क्या घोषणा करने की कहते हैं, तो इसमें कहते हैं कि काइजर जो विलियम प्रथम है, काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई है कि 18 जनवरी 1871 में जो शीश महल है हमारा हॉल ऑफ मिरस, उसमें जो मंत्री है ऑटो, जो वहाँ के मंत्री है और प्रमुख जो मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क है, उस वो भी शामिल होता है उसमें। एक उन्होंने एक घोषणा की करते हैं, किस की घोषणा करते हैं कि जर्मन में नए साम्राज्य की घोषणा की जाए, और जो पर्सा सभा में जो पर्सा के ने काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट, जर्मनी में राष्ट्र निर्माण, जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। जो जर्मनी में क्या दर्शा रहा है, जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकरण में काफ़ी जोर दिया, और पर्सा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। कि जर्मनी में हमने देखा कि क्या है, एक नए राज्य के राष्ट्रीय जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे, परंतु क्या प्रॉब्लम आई कि जो उदारवादी थे उन्होंने इनको दबाने की कोशिश की थी। और फिर एक मंत्री आता है पर्सा का, कौन है, ओटो ऑन बिस्मार्क, जो जर्मनी का एकीकरण के लिए जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पर्सा की सेना से मदद मांगता है। फिर 3 जगह ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, यहाँ से उन्होंने 3 युद्ध जीतता है। फिर क्या ये प्रक्रिया है जो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरा कर लेता है। फिर 1871 की एक बात थी, 1871 में एक घोषणा करते हैं। क्या घोषणा की, वहाँ एक राजा था विलियम प्रथम, जो उनको जर्मनी का जो राजा विलियम प्रथम था जर्मनी का सम्राट घोषित करते हैं। फिर 18 जनवरी 1871 के बाद 18 जनवरी 1871 के बाद 18 जनवरी 1871 के बाद क्या हुआ, 18 जनवरी 1872 में राजा वहाँ जर्मनी के कुछ प्रमुख राजा और जो मंत्री होता है कौन, ओटो वॉन बिस्मार्क, और वो भी उससे शामिल होता है। एक शीश महल में एक बैठक होती है, और जो शीश महल होता है उसका नाम क्या है, हॉल ऑफ मिरस, हॉल ऑफ मिरस, मिरस ये शीश महल होता है जी, जो ये इस फोटो में दिखाया जा रहा है, चित्र में दिखाया जा रहा है। परंतु इसमें जो साम्राज्य की जो घोषणा करते हैं वो कौन है, काइजर विलियम, कौन है, काइजर विलियम, कौन है जी, काइजर विलियम। और इटली, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण हमने देखा। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जाना जाता है, ओटो ऑन बिस्मार्क, कौन जाना जाता है, जर्मनी ओटो ऑन बिस्मार्क, ओटो ऑन बिस्मार्क। अब देखते हैं इटली के एकीकरण के लिए कौन प्रमुख व्यक्ति होता है, क्या किस तरह इटली का एकीकरण होता है, किन किन चीज़ों से इनको गुजरना पड़ता है, ये हम डिस्कशन करते हैं। जर्मनी की तरह इटली में, जर्मनी कह रहा है कि जर्मनी की तरह भी इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। कि राजनीतिक क्या थे, विखंडन मतलब अलग अलग टुकड़ों में बंटे हुए थे, एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्य था, बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा था। वंशानुगत क्या है, अपने जो वंश से जो चला आ रहा है वो इस यहाँ भी इटली में वो सिस्टम चला आ रहा था। और तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा था। इटली 19वीं सदी में, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 19वीं सदी में इटली कितने भागों में बंटा हुआ था, 7 राज्यों में। कितने भागों में, 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, एक जो इतालवी राजघराने का शासन था। कि इटली कितनी राज्यों में बंटा हुआ था, 7 राज्यों में। कौन से टाइम में जी, 19वीं शताब्दी में। और एक केवल कौन था, सार्डिनिया और पिडमॉन्ट, एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। जो उत्तरी भाग है वो किस में था, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्यम इलाकों पर पोप का शासन था, मध्यम इलाकों पर किसका था, पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। जो इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। कि 19वीं शताब्दी में इटली है कितने भागों में बटा था, 7 भागों में बटा था, जिसमें से केवल एक राजघराना था
राज कराने का शासन था। इटली में कितने राज्य में? 7 राज्यों में था, जिसमें से केवल एक क्या था जो इतालवी राज कराने का शासन था, वो कौन था? एक सार्डिनिया, जो पिडमोंट है वो था। और उत्तरी भाग में कौन था? ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। उत्तरी भाग किसके अधीन था? ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग थे उनके अधीन था। मध्यम जो इलाकों पर पोप का शासन था। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 19 कितने भागों में बटा था? 19 शताब्दी में इटली 7 भागों में बटा था, जिसमें एक इतालवी राज घराने का शासन था। कौन था? एक सार्डिनिया था। और उत्तरी भाग किसके अधीन था? उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्यम इलाकों पर किसका अधिकार था? मध्यम जो इलाकों पर पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र के स्पेन पर जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी जो साउथ वाला क्षेत्र है, उसमें किसका था? स्पेन के बुर्बोन राजाओं के अधीन थे। जो इटली है, इटली कितने भागों में बटा था? 7 भागों में। जो इटली में जो जो केवल एक कौन था? केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट के इतालवी राज घराने का शासन था। उत्तरी भाग किसके अधीन था? उत्तरी जो भाग है इटली का, वो किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्यम इलाकों पर किसका अधीन था? पोप थे। दक्षिण क्षेत्र में कौन थे? स्पेन के बुर्बों के राजाओं के अधीन थे। तीनों क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं यहाँ से एग्जाम पॉइंट्स की तरफ से। और जो बोर्ड एग्जाम है एनसीईआरटी जो 10th क्लास के, इनमें भी हमारे क्वेश्चन ये बन सकते हैं। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में 1830 के दशक में जो मैतिसिनी है कि एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। 1830 में कौन है? जियुसेप्पे मैतिसिनी है ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए इतालवी गणराज्य के लिए क्या है? सुविचार किया, एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम, यहाँ से एक पॉइंट हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन की भी बनाया। एक यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन है, ये किसने बनाया था? तो हमारा जो आंसर आएगा कौन था? जियुसेप्पे मैतिसिनी। जो मैतिसिनी है, जियुसेप्पे मैतिसिनी है, ये एक गुप्त संगठन बनाया था। कौन सा? यंग इटली। और इन्होंने भी इतालवी गणराज्य के लिए सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, इसलिए इन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया। क्या गुप्त संगठन था? यंग इटली था। 1831 और 1848 में 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए जो इतालवी राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी थी, किसकी थी? जो सार्डिनिया पिडमोंट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। कि जो पहले तो हमें देखना है कि जो उत्तर में था, जो उत्तरी जोन में जो है, उत्तर की साइड में था, वो कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट के अधीन था। और इनके अधीन है वो सारी जिम्मेदारी आ गई थी। और जो सार्डिनिया जो पिडमोंट के जो शासक कौन है? वो है विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर। जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय है, वो कहाँ का शासक था? वो था जो सार्डिनिया पिडमोंट का। और इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख है काविर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए, जो इटली के जो प्रदेशों को जो एकीकृत है या इकट्ठा करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। नया तो एक क्रांतिकारी था और नया ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला, जो इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। दोस्तों यहाँ से हम दोबारा से पढ़ते हैं कि 1831 और 1848 में क्या क्रांतिकारी विद्रोह हो रहे थे, उनकी असफलता से युद्ध के जरिए जो इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी थी, किसकी थी? जो सार्डिनिया पिडमोंट के शासक कौन था? जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। किस पे आई थी? जो इतालवी राज्यों को जोड़ना है, जो इतालवी राज्य है उनको एकजुट करना है, जोड़ना है, तो ये जो जिम्मेदारी है किस पे आ गई थी? विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। और कहाँ का शासक था? वो था सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था। और इस क्षेत्र के जो सार्डिनिया पिडमोंट में क्षेत्र में शासक है अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत है इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। कौन सी संभावनाएं उत्पन्न करता? आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की। कौन सी? आर्थिक विकास और
आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावीर, जिसने इटली के प्रदेशों को, जो प्रमुख मंत्री कौन था, जो कावीर था, और जिसने इटली के प्रदेशों को इकट्ठा करने के लिए, जो एकीकृत करने वाले आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, इटली के जो एकीकरण को करने का जो नेतृत्व किसने किया था, वहाँ का जो कौन था, कावीर कावीर था। और न्याय तो वह क्रांतिकारी था। नए जनतंत्र में ये जो है, जो प्रमुख मंत्री था, वो नया तो एक क्रांतिकारी था, नई एक जनतंत्र था, विश्वास रखने वाला। और जो इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम जो अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर, जो जो इतालवी अभिजात वर्ग के थे, जो ना तो उनकी भाषा बोलता था, परंतु कौन सी भाषा अधिक बोलता था, फ्रेंच। और फ्रांस में जो सारेडिनिया जो है, पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावीर खा था। किसका हाथ था, कावीर का हाथ था। जो फ्रांस में एक संधि होती है, कौन, सार्डिनिया पिडमोंट के एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावीर का हाथ था। सार्डिनिया जो पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था। नियमित सैनिकों के अलावा जो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र हैं और सब सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। 1860 में दक्षिण इटली में दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए थे। कि नियमित सैनिकों के अलावा जो ज्यूसेppe है, जो गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में एक जो सैनिक है और स्वसेवक है, इस युद्ध में हिस्सा लिया था। किसके नेतृत्व में, गैरिबाल्डी आता है, इसके नेतृत्व में 1860 में दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में जो इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया गया था। कि 1861 में जो इटली का राज्य घोषित किया गया था, इटली का जो राज्य है घोषित किया गया था एकीकृत करने के लिए, वो किसे घोषित किया था, इमैनुअल द्वितीय को। और मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनसे क्या थे, निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था। वो मानते थे कि लोटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। लोटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं। कि इटली का जो एकीकरण है, वो इटली है किन किन विभागों में बंटा था। राजनीतिक विखंडन के लंबा इतिहास था। वसानुगत राज्य बहुराष्ट्रीय एप्सिलॉन है, इसमें बिखरा हुआ था। ठीक जी। और 19वीं शताब्दी में इटली कितने भागों में बंटा था। 19वीं शताब्दी हमारा पॉइंट है यहाँ से एक, कि 19वीं शताब्दी में इटली कितने भागों में, 7 भागों में बंटा था। जो एक ही जो राजघराने का शासन था, वो कौन था, सार्डिनिया पिडमोंट था, एक राजघराना था। जो सार्डिनिया पिडमोंट में राजघराने का एक ही शासन था और 7 भागों में इटली बटा हुआ था। और उत्तरी भाग में कौन थे, ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्यम इलाकों में पोप के अधीन था। दक्षिण में स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। ठीक, 1830 के बाद एक व्यक्ति है, कौन है, ज्यूसेppe मैज़िनी, जो इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम चलाते हैं। और उन्होंने जो है ज्यूसेppe मैज़िनी ने क्या एक गुप्त संगठन बनाया था। कौन सा, यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। और 1831 और 1848 की असफलता के कारण इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसके अधीन आ गई थी, सार्डिनिया जो पिडमोंट है, एक राजघराना है, उसका एक शासक होता है, कौन, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इस पे अधीन आ गई थी। और जो एक सार्डिनिया जो पिडमोंट में एक फ्रांस में एक क्या हुआ, एक संधि होती है, इसमें किसका हाथ था, कावीर का हाथ था, जिससे सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। फिर एक व्यक्ति आता है
कौन, गैरिबॉल्डी, ज्यूसेppe गैरिबॉल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और स्वयंसेवकों ने हिस्सा भी लिया युद्ध में। और 1860 में वह दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल भी रहे थे। किनका? स्पेनी शासकों का। और फिर एक 1861 में क्या हुआ कि इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया। किसको? इटली का जो राज्य है किसको घोषित किया गया था? इमैनुअल द्वितीय को। कब किया गया था? 1861 में। जो इमैनुअल द्वितीय की जो पत्नी है, क्या नाम था? विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। कि कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि जो राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का जो मॉडल है वो क्या है? आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। कि जो ग्रेट ब्रिटेन है एक राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श माना गया। और ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण है अचानक नहीं हुआ। कह रहा है कि जो ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है ये कोई अचानक नहीं हुआ, कोई उथल या पुथल से नहीं हुआ, पर कोई परिणाम नहीं था। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी कि जो एक ब्रिटेन में ग्रेट ब्रिटेन है उसमें एक राष्ट्र राज्य का जो मॉडल आया है वो कोई अचानक नहीं आया, कोई ऐसे ही नहीं आया हुआ, क्योंकि एक लंबी सी चलने वाली प्रक्रिया थी। उससे एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। 18वीं सदी के पहले जो ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, कि 18वीं शताब्दी के पहले है एक जो ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। जो ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान है और निर्जातीय थी। कि जो 18वीं शताब्दी के जो पहले है ना, एक जो ब्रितानी है ये राष्ट्र था या नहीं, परंतु जो ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग क्या थे? अंग्रेज थे, वेल्स थे, स्कॉट थे और आयरिश की मुख्य पहचान क्या थी? निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूह की अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से क्या है? ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। कि 1688 में क्या हुआ कि एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद जो कौन सी संसद है? एक आंग्ल संसद है। 1688 में, कब की बात है जी? 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। और इस संसद कौन सी? जो आंग्ल संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था, जिसके केंद्र में क्या था? इंग्लैंड था। एक राष्ट्र राज्य के रूप में एक निर्माण हुआ था और जिसके केंद्र में क्या था? एक इंग्लैंड था। किस संसद के द्वारा? आंग्ल संसद के द्वारा। कब? 1688 में। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन कब की बात है जी? 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? तो हमारा आंसर आया 1707 में। किस किस के बीच? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद जो ब्रितानी संसद में, कौन सी? ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा था। कि इसके बाद, कब के बाद? जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन होने के बाद और जो ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा था, एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी
जो स्कॉटिश आइलैंड के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने भी जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। कि किन लोगों को उनका दमनकारियों का सामना करना पड़ा था, किन लोगों को? स्कॉटलैंड आइलैंड के निवासी कौन थे? जिन कैथोलिक कुल ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। कि जब भी जो स्कॉटिश आइलैंड्स के निवासी हैं वो उन्होंने अपनी आज़ादी को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रयास किया तो उन्हें क्या दमनकारियों ने रोकने का प्रयास किया था। और स्कॉटिश आइलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। कि किन लोगों को? क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा किन लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी? किन लोगों को? स्कॉटिश जो आइलैंड्स के थे उन लोगों को। अगर ये अपने आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास करते थे तो इन लोगों को, किन लोग हैं? जो स्कॉटिश आइलैंड के जो कुल थे उनको दबाने का भी प्रयास किया गया था। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपने वतन छोड़ने और मजबूर किया था। किन लोगों को? जो स्कॉटिश आइलैंड्स के कुछ लोग थे, समूह थे, उनको क्या है कि उनकी अपनी जो पोशाक थी वो पहनने के लिए मनाही थी। और जब इन्होंने अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया था तो इनको जो दमनकारी थी इन्होंने रोकने का भी प्रयास किया था। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। कि आयरलैंड है इसका भी कुछ ऐसा ही असर हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा हुआ था। आयरलैंड का कुछ हिस्सा ऐसा ही हुआ था कि वह देश कौन है? कैथोलिक और प्रोटेस्ट धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा। किन में बंटा हुआ था जी? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट है इन धार्मिक गुटों की गहराई में बंटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। किन लोगों को और किस धर्म को मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी? अंग्रेजों ने किसमें? आयरलैंड में जो कौन से धर्म को मानने वाले थे? जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो आयरलैंड में एक धर्म है, कौन सा धर्म था? प्रोटेस्टेंट है, उस धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक जो कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया अंग्रेज़ों ने? कहा कि आयरलैंड में इस धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा वो फैला रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धर्म को माने। कौन से धर्म को? प्रोटेस्टेंट धर्म को। और इसी बीच क्या हुआ? जो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। कि जो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए जो कैथोलिक विद्रोह को निम्रता से कुचल दिया गया था। और वोल्फटॉन और उसकी यूनाइटेड जो आयरिशमैन की अगुवाई में हुए एस्पेल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक है यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया। जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें शामिल कर दिया। कब? जो आयरलैंड को 1801 में। किसके बलपूर्वक? जो क्या है ताकतवर शक्तिशाली होने के कारण जो आयरलैंड को किस में? यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। कब जी? 1801 में। और क्या हुआ था कि मेन जो बात थी वो थी वोल्फटॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन थे 1798 की अगुवाई में एस्पेल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को जो बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया था। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। कि किस संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था? आंग्ल संस्कृति का। कौन से राष्ट्र का निर्माण किया गया था? ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। और कब है?
जो वोल्फ टोनो है उसकी यूनाइटेड जो आयरिश मैन थे वो एसपल हुए। तो उसके बाद एसपल के बाद आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया था? 1801 में मिलाया गया था। और एसपल कब हुए? 1798 में इन्होंने अगुवाई की थी। परंतु एसपल होने के बाद आयरलैंड को एक यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया और एक नए राष्ट्र बनाया गया। कौन सा? ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया था। और इस पर जो संस्कृति का जो प्रभाव हुआ था वो आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। ये नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान कौन क्या था? गॉड सेवर आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया था। जो बढ़ावा है वो दिया गया था। और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए थे। कि 1801 में जब आयरलैंड को किस में मिलाया गया था? यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था। फिर एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था जो ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया। और संस्कृति हुई थी, आंग्ल संस्कृति हुई थी। और ब्रिटेन के जो प्रतीक थे, चिन्ह थे, ब्रितानी झंडा, जो यूनानी यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान क्या था? गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया। और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए थे। और जो एक व्यक्ति है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, जो इस 1807 से 1882 संवत इटली के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे मशहूर थे। इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में से सबसे मशहूर क्या थे? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। उसका संबंध ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था। कौन से व्यापार से? तटीय व्यापार से था। कौन था? गैरिबाल्डी, जो इटली के एक स्वतंत्र सेनानियों में से था और सवै व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। जो गैरिबाल्डी है ये क्या था? एक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात, 1833 में जो गैरिबाल्डी है, ज्यूसेप्पे है, इसकी मुलाकात किससे हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। किससे हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। और यंग इटली आंदोलन चलाया था। यंग इटली आंदोलन है किसने चलाया था? गैरिबाल्डी था, जो इटली का एक स्वतंत्र सेनानी में से एक था। 1833 में किससे मुलाकात हुई थी? मैथिसनी से हुई थी। और ये कौन सा आंदोलन चलाया था? यंग इटली आंदोलन चलाते हैं। और 1834 में पीडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसने भाग लिया था। कि गैरिबाल्डी ने कब भाग लिया था? 1834 में। कौन से में? पीडमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में उसे भाग लिया था। यह विद्रोह कुचल दिया गया। जो गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा। गैरिबाल्डी को कहाँ भागना पड़ा था? दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा था। और वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय को समर्थन किया था। कि गैरिबाल्डी है ने किसका साथ दिया था? किसका समर्थन दिया था? जो इमैनुअल द्वितीय का, जो इतालवी राज्य को एकीकृत करने का, जो एकजुट करने का प्रयास कर रहा था। कौन? विक्टर इमैनुअल। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 हजार लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था। हजार लोगों का अभियान का नेतृत्व इटली के किसने किया था? दक्षिण इटली में 1860 में गैरिबाल्डी ने किया था। क्या था? एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, हजार लोगों का एक अभियान। ये किसने चलाया था? गैरिबाल्डी ने। इस अभियान में 9 स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय थे। रेड शर्ट्स के नाम से कौन थे जो सब से जुड़े हुए थे? और कौन सा एक क्या चलाया था? एक अभियान चलाया था गैरिबाल्डी ने, हजार लोगों का अभियान। कब है? 1860 की बात है। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्य से लड़ने रोम गई थी। कि कब गई थी रोम? 1867 में। किसके नेतृत्व में? गैरिबाल्डी के। और इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। इटली के जो एकीकरण हो रहा था एक राष्ट्र के रूप में, उसमें बाधा के रूप में क्या थी?
कि एक सेना क्या थी, पेपल, एक सेना पेपल थी जो कई से गई थी, रोम से। जो इटली के एकीकरण का जिसके लिए जो बाध्य था लास्ट में कौन था, एक रोम था। और वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी रेड शर्ट्स के, और फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिक के सामने टिक नहीं पाए। पेपल सैनिक कौन थे, इटली से थे। और 1870 में जब पर्सा से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा दिए, तो तब जाकर पेपल राज्य अंत इटली से सम्मिलित, इटली में जो है सम्मिलित हुआ था। ये है जो गैरिबोल्डी, जो इनका चित्र है दर्शाया हुआ है चित्र नंबर 15 में। जो गैरिबोल्डी है सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टोरियो को इटली नामक बूट जूता पहनाने में मदद करते हैं। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, जो राष्ट्र की जो दृश्य कल्पना है वो कैसे है, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। कि कोई भी शासक है उसको एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना, उसको दर्शाना एक आसान काम है। किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है, कि किसी कोई शासक है उसके एक चित्र बनाते हैं या मूर्ति के रूप में दर्शाना या अभिव्यक्त करना एक आसान काम है, परंतु एक राष्ट्र को एक चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया है कि किसी शासक को उसका चेहरा दिखा के और उसकी मूर्ति बना के क्या अभिव्यक्त करना, उसको दर्शाना आसान काम है, परंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाता है ये कैसे पता है। तो ये 18वीं और 19वीं सदी में किन्होंने, कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक दूसरे को कुछ यूँ चित्रित किया है कि जो कलाकार है 18वीं और 19वीं शताब्दी ने एक देश को एक राष्ट्र के रूप में दर्शाने के लिए कुछ चित्र है वो बनाए हैं। जैसे वह कोई व्यक्ति हो, उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए कि जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति कब होती है फ्रांस की, 1789 में, 1789, 1789 में कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका रूप लिया था, नारी रूपक का प्रयोग किया था। इन आदर्शों को स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था, स्वतंत्रता का जब प्रतीक क्या था, लाल टोपी या टूटी जंजीर थी। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पट्टी हुई बांधी हुई थी और तराजू ली हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने किनके विचार, स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र जैसे विचार व्यक्त या प्रकट करने के लिए किनका प्रयोग किया था, नारी रूप का प्रयोग था। इन आदर्शों को, जो स्वतंत्रता है, न्याय है और गणतंत्र है, इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं और प्रतीकों से व्यक्त किया गया है। स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था, लाल टोपी या टूटी जंजीर थी। लाल टोपी या टूटी जंजीर किसका प्रतीक था, स्वतंत्रता का प्रतीक था। इंसाफ को, जो इंसाफ है उसको आमतौर पर एक ऐसी महिला के जो इंसाफ होगा, सभी के लिए समान होगा, ये क्या किसके रूप में दर्शाया गया, प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया गया एक ऐसी महिला के रूप में जिसकी आंखों पर क्या बांधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है और तराजू लिए हुए है।
कि जो इंसाफ है सभी के लिए बराबर हो, इसलिए तराजू है। और आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी है कि किसी को बिना मतलब एक दूसरे को उसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए क्या है उस ऐसा अंदाजा है कि पट्टी बांधी है कि सभी के समान रूप से किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, सभी के लिए कानून हो, बराबर हो। और इसी प्रकार नारी रूपक का आविष्कार कलाकारों ने, जो नारी जो रूपक है उनका आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया है। किस सदी में किया है जी? 19वीं सदी में किया है जी। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया था कि 19वीं शताब्दी में नारी रूपक का आविष्कार हुआ है और फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियोन दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया है। उसके चिन्ह भी जो चिन्ह है वो स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारियोन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती है। कि मारियोन की जो प्रतिमाएं कहाँ लगाई गई? चौक पर। क्यों लगाई गई? जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, लोग उसे तादात्म्य स्थापित कर सके। जो मारियोन की छवि है सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। मारियोन की जो छवि कहाँ की गई? डाक और टिकटों पर और सिक्कों पर भी। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया है किसका रूपक बन गई थी? जर्मन राष्ट्र का। जो चाक्षुष अभिव्यक्तियों को जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन ब्लूत किसका? वीरता का प्रतीक है। जर्मनिया है चित्रकार फिलिप वेट। चित्रकार ने क्या है, इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया था जो सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था। रूपक क्या है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपक जो एक क्या है, रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। जो आज़ादी मिलना किसका महत्व था? टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? टूटी हुई बेड़ियां क्या है? टूटी हुई बेड़ियां आज़ादी मिलना। जो बाज छाप कवच किसका है? जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति का। जो ब्लूत पत्तियों का मुकुट किसका? बहादुरी का। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य के प्रतीक शक्ति का। जो तलवार है मुकाबले की तैयारी करना। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूकस ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूर्य की किरणें क्या? एक नए युग का सूत्रपात। और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्लास कैसे रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।